हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यथार्थवाद यानी रियलिज्म के बारे में कि रियलिज्म की थ्योरी ने किस तरह दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे असर डाला या उनको एक तरह से मैं कहूँ उनको ढलने में, उनको बनने में अपना रोल निभाया। यथार्थवाद दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आईआर थ्योरीज में से एक है। रियलिज्म यानी सच्चाई, यथार्थवाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से चले, जो सच्चाई पे चले, ना कि आइडियलिज्म की ओर चले, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को जाँच के, भाँप के, परख कर आगे बढ़े, वो है रियलिज्म। रियलिज्म की जो अप्रोच है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हमेशा से पावर की टर्म्स में स्टडी करने को कहती है। रियलिज्म ने हमेशा से इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया है पावर की टर्म में। थिंकर्स जो बेसिकली रियलिज्म में मेन आते हैं, वो कॉटरले, मैकियावेली, हॉब्स हैं 20वीं सेंचुरी में, हांस मार्गन्थो और केनेथ वॉल्स हैं, ठीक है? जो 20वीं शताब्दी के हांस मॉर्गन्थो और केनेथ वॉल्स की थ्योरी है, न्यू रियलिज्म के अंदर भी बाद में आई। इन लोगों ने बेसिकली फोकस किया पावर के ऊपर, किस तरह से पावर दुनिया में देशों के रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर्ड करती है, उसको डिक्टेट करती है। किस तरह से दुनिया के अंदर जो पावर है, वो डिसाइड करती है कि जो देश है वो किस तरह से बिहेव करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। रियलिस्ट हमेशा से इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि हमको जो दुनिया की ताकत है उसको रियलिटी के तौर पर देखना चाहिए कि वो किस तरह से है, ना कि इस तरह से वो किस तरह से होनी चाहिए। मतलब आप दुनिया में अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो आप इस तरह से देखेंगे दुनिया में देश किस तरह से हैं आज के दौर में, या पॉलिटिक्स आज कैसी, ना कि ये कि फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए। आइडियलिज्म में आप नहीं रह सकते। इनका एम्फेसिस होता है नेशनल इंटरेस्ट पे। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को हॉब्स ने कहा है कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसका मेन एम खुद के इंटरेस्ट को पूरा करना है। रियलिस्ट कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी सेल्फ इंटरेस्ट बेस है, और उनका एम जो है वो खुद के इंटरेस्ट को साधना है, पावर पॉलिटिक्स को देखना है और सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, और साथ में इस चीज़ को इंश्योर करना है कि देश की सिक्योरिटी और ताकत बरकरार रहे। स्टेट की प्लेयर है रियलिज्म के हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उनका मानना जो स्टेट है वो की प्लेयर है, वो डिसाइड करते हैं, वो डिक्टेट करते हैं किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलेगी। और एक बड़े सेल्फ सेंटर्ड है, हर स्टेट इंडिया में बड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, जिसका एम खुद की पावर को, खुद की ताकत को बढ़ाना होता है, जिसके थ्रू वो अपने आप को असर्ट करे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और किन टूल्स के थ्रू वो करता है? वो डिप्लोमेसी के थ्रू करता है, वो इकोनॉमिक पावर के थ्रू करता है, और सबसे अंत में मिलिट्री पावर के थ्रू अपनी पावर को असर्ट करता है। न्यू रियलिस्ट जो है वो इस बात को एक्नॉलेज तो करते हैं कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में जो कई लोग कहते हैं कि स्टेट पीछे हटा है, कि हाँ स्टेट हटा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, लेकिन वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में स्टेट अगर पीछे हटा है तो टेक्टिकली पीछे हटा है। उसने मार्केट को, फ्री मार्केट को जगह नहीं दी है, ना इंडिविजुअल को जगह दी है। उसने खुद को इस तरह से रीस्ट्रक्चर्ड कर लिया है कि आज की तारीख में ताकतवर स्टेट्स अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू, एमएनसीज के थ्रू अपनी पावर को असर्ट करते हैं गरीब कंट्रीज के ऊपर। तो इस तरह से ये भी एक तरह का रियलिज्म है कि इसके थ्रू कंट्रीज जो बड़ी एमएनसीज और मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं, वो अपनी ताकत बढ़ाते हुए खुद को दुनिया में एक पावरफुल प्लेयर की तरह असर्ट करती हैं। कंट्री की जो ताकत होती है वो क्या होती है, किस फॉर्म में हो सकती है? वो मिलिट्री हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, और वही डिसाइड करती है कि उसके रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ कैसे होंगे। कोई देश ताकतवर है मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली, वो अपनी ताकत का हेजेमनिकली यूज करेगा। वहीं एक कमजोर देश जो होगा वो खुद के सर्वाइवल को सेफ गार्ड करते हुए अपनी पॉलिसी, उसका मेन फोकस हो खुद का सर्वाइवल, खुद का इंटरेस्ट का सेफ गार्ड। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल और मिलिट्री ताकत डिसाइड करती है कि कोई देश किस तरह से एक्ट करेगा वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो में। मॉर्गन थ्रू इसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो पावर होती है, इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो ह्यूमन नेचर का ये है कि भाई हर ह्यूमन नेचर शुरू से ये है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपनी ताकत को दूसरों पर असर करना चाहता है। क्योंकि जो देश हैं वो भी ह्यूमन बीइंग से बने, इसलिए इनका भी एम खुद की ताकत को बढ़ाना है, खुद की ताकत को मैक्सिमाइज करना है, खुद की ताकत को असर्ट करना है। और एक इससे क्या होता है, इससे एक लगातार कंपटीशन का सेंस रहता है, एक लगातार कंपटीशन चलती रहती है दुनिया भर में, और जिसके नतीजे में जंग भी होती है और शांति भी उन्हीं जंगों के थ्रू आती है। वो आई हमेशा से आर्गुमेंट कहते हैं कि दुनिया में कोई और अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि जो आइडियलिस्ट कहते हैं कि दुनिया में यूनिवर्सल मॉरालिटी हो सकती है, कि शांति, प्रेम, भाईचारा, बोलो नहीं हो सकती। मॉरालिटी कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। आज जो शांति के लिए सही लग रहा है वो ज़रूरी नहीं कल भी सही हो। जो पॉलिटिकल थॉट आज सही हो ज़रूरी नहीं कल भी सही हो। इसलिए हर देश की फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्विंग होना चाहिए वक्त के साथ, और उनको फोकस होना चाहिए रियल टर्म्स इशू में, ग्राउंड रियलिटीज़ में, ना कि हाइपोथेसिस में, ना कि आइडियलिस्टिक अप्रोचेस में। आ, हर देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उनका साफ कहना है, इसीलिए हर देश को जो एक्ट करना चाहिए इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में, तो प्रूडेंस और फिजिबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी आज के ज़माने में फिजिबल है या नहीं है, वो जो एक्ट कर रहा है वो फिजिबल है या नहीं है उसके खुद के हितों के लिए। रियलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ वो पोस्ट वॉर पीरियड में ज़्यादा हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आइडियलिज्म की बात की, लीगो नेशन की, जब वो फेल हो गया बुरी तरह से, तब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आया, भाई देखो फेल इसलिए हुआ कि आपने कहा कि देश बड़े अच्छे हैं, वो शांति से रह लेंगे, लड़ाई होगी नहीं, ऐसा नहीं है। देश लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, और उसका जवाब देने का केवल एक ही तरीका, अपनी ताकत को बढ़ाएं। अगर आप अपनी ताकत को बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में आपका देश ताकतवर होगा और आपकी देश की सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। आइडियलिज्म का जो प्रोपोनेंट है वुडरो विल्सन और लीग ऑफ नेशन, तो उसका फेलियर हमने देखा, अमेरिका ने खुद लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया।
वॉर हुई, हिटलर ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपीज़मेंट की पॉलिसी का। वॉर होती है, कोई मैकेनिज़्म नहीं था उसे काउंटर करने। यहाँ अगर रियलिज़्म होता कि भाई ताकत है, अगर दुश्मन ताकतवर हो, मैंने सिक्योरिटी डिलेमा की जो बात करी थी कि भाई अगर इसकी ताकत बढ़ रही है तो मुझे भी बैलेंस ऑफ पावर करते खुद की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अगर मेरा बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, जो रियलिज़्म का मेन टूल है, कोई मुझे दबा देगा, या कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं तो मुझे कोई दबा देगा। रियलिस्ट हमेशा से पॉलिटिकल पावर को अलग रखने की बात करते हैं मॉरलिटी, रिलीजन और आइडियोलॉजी से। वो कहते हैं देखो ये सब चीज़ें हाइपोथेटिकल है, ये सब चीज़ें आइडियलिस्टिक हैं। रियलिटी में जो ताकत है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत है, और स्टेट का फोकस उसी पे होना चाहिए। ये कहते हैं स्टेट जो है वो ऑटोनॉमस होते हैं, और जो इनकी मोनोपोली होती है लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस पे, ये हमेशा कॉम्पीट करते हैं वर्ल्ड सिस्टम में एक दूसरे से अपनी ताकत को असर्ट करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन और एमएनसीज जो होते हैं वो हमेशा सबॉर्डिनेट रोल प्ले करते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन और लिबरल्स कहते हैं कि जो मार्केट है वो सुपीरियर है। ये कहते हैं नहीं जी, मार्केट को जब चाहे स्टेट उखाड़ के फेंकने की ताकत रखता है अगर स्टेट ताकतवर है। कमजोर देशों के लिए मुश्किल है, बट ताकतवर देश डिसाइड करते हैं मार्केट कैसा चलेगा, ना कि मार्केट डिसाइड करते हैं ताकतवर देश कैसे चलेंगे। और मार्केट कभी भी स्टेट की ताकतवर, स्टेट असर्टिव है, स्टेट रियलिस्ट है, स्टेट ताकतवर है, तो उसकी ताकत को चैलेंज नहीं कर सकते। इसका टूल क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक देश ताकत बढ़ाता है तो दूसरे देश की लाजमी को अपनी ताकत बढ़ाए, क्योंकि उससे ना केवल सिक्योरिटी और फिजिबिलिटी आएगी, जो सामने वाला देश है वो भी डरेगा अटैक करने से। हमने डिटेल में डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पावर को पीछे। तो ये रियलिज्म का एक मेजर टूल है। न्यू रियलिज्म पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में आता है, जब दुनिया में फ्री मार्केट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि स्टेट अब पीछे हट रहा है, पर जो कि जो न्यू रियलिस्ट है वो कहता है ऐसा नहीं है। देखो स्टेट कभी पीछे नहीं होता, स्टेट की ताकत कभी कम नहीं होती, वो खुद को एक तरह से रिस्ट्रक्चर्ड कर देती है, उसको खुद से रिवाइव कर लेती है, रिबर्थ हो जाता है। आज की तारीख में कहते हैं हम मानते हैं कि मार्केट जो है बड़ा एक इकोनॉमिक टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, मार्केट की ताकत पैरामाउंट है, बिल्कुल है। लेकिन जो ताकतवर देश है, जो रियलिस्ट देश है, वो उसी मार्केट को यूज कर रहे हैं दूसरे देशों पर अपनी पावर को असर्ट करने में। मैंने पावर पढ़ाया था, पावर क्या होती है? इकोनॉमिकल पावर होती है कि आप किस तरह से अपने व्यूज दूसरे देशों पर इंपोज करो वो माने। तो कहते कहीं ना कहीं जो ये इकोनॉमिकल टूल है ये भी एक बड़ी ताकत है, इसके थ्रू अपनी व्यूज को दूसरों पर असर करता है और करने की कोशिश करता है और कर रहा है। वो कहते हैं कि जी ठीक है, आइडियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म ग्लोबलाइजेशन के दौर में डेमोक्रेसी का आइडिया बड़ा है, ह्यूमन राइट्स का आइडिया बड़ा है, लेकिन स्टेट आज भी पैरामाउंट, स्टेट ही आज भी डिक्टेट कर रहा है कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं कि भाई अब देखो रियलिज्म सही नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सारे देश एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो अब लड़ाई होने का चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं है सर, इंटरडिपेंडेंसी से लड़ाई के चांस कम होते हैं, बट पूरी तरह से खत्म नहीं होते। जैसे कि इंडिया चाइना के बीच में लगातार हालात खराब हो रहे हैं, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है फॉर इकोनॉमी, लेकिन हमारे सिचुएशन अच्छे नहीं है, पीस नहीं आया है। ये एक हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट हमारे बीच में स्ट्रगल चल रहा है पावर को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रियलिज्म जो कहता था मार्केट इकोनॉमी आने से, फ्री मार्केट ग्लोबलाइज इकोनॉमी आने से पीस हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं, इंटरडिपेंडेंस से पीस बढ़ता है, गारंटीड नहीं होता। अमेरिका चाइना की रिलेशनशिप इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, इंटरडिपेंडेंस होने के बावजूद रिश्तों में कशीदगियां हैं। तो रियलिज्म ऑर्डर ऑफ द डे है। रियलिज्म का क्रिटिक अगर सबसे बड़ा ये है कि उसका फोकस मिलिट्री पावर पे है, हार्ड पावर पे है, ह्यूमन एस्पेक्ट नहीं देखता। बट वही बात तो प्रोपोनेंट्स ऑफ रियलिज्म कहते हैं कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर में, क्योंकि आइडियलिज्म जो होता है आप वो एक हाइपोथेसिस देता है दुनिया कैसी होनी चाहिए, पर दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया चलती है ताकत से, दुनिया चलती है पावर से, और जो कंट्री पावर असर्ट करती है वो अपने आप को वर्ल्ड प्लेयर के तौर पे स्टैब्लिश करती है। तो ये था रियलिज्म। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर के बारे में। थैंक यू सो मच।